गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लेसन। और आज इस लेसन में हम एज यू लाइक इट की समरी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आई नो हमने समरी जो है वो डिटेल में डिस्कस की थी एक्ट 1 से लेके एक्ट 5 तक कंबाइंड फॉर्म में। यहाँ हम एज यू लाइक इट की जो समरी डिस्कस करेंगे वो एक्ट वाइज करेंगे। तो हर एक्ट को जो है हम कवर करेंगे। एक्ट 1 की बात हम आज करेंगे, ऐसे ही सिमिलरली कल हम एक्ट 2 पे जो है लेसन करेंगे, फिर एक्ट 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से जो 5 एक्ट्स हैं वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन एंड इन दिस लेसन आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्ट 1। Okay, starting with the Act 1, Orlando, the youngest son of the recently deceased Sir Roland D. Boyce, describes his unfortunate state of affairs to Adam. तो एक्ट 1 जब ओपन होता है आपका, पर्टिकुलरली सीन 1, तो सीन 1 में कह रहे हैं जो ऑर्लैंडो है, जो यंगेस्ट सन है सर रोलैंड डी बॉयस का, तो वो जो अपना अनफॉर्चुनेट स्टेट है, मतलब जो उसके साथ हो रहा होता है, वो एडम के सामने वो रिवील कर रहा है, एडम को वो बता रहा होता है। मतलब दे बोथ वर इन कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर। एंड हु इज एडम? एडम जो है वो सर रोलैंड का सर्वेंट होता है। ओलिवर हैज़ इनहेरिटेड देयर फादर्स वेल्थ। अब सर रोलैंड डी बॉयस के दो बेटे थे, ओलिवर एंड ऑर्लैंडो। ऑर्लैंडो यंगेस्ट था एंड ओलिवर जो है वो एल्डर था। एंड ओलिवर ने सारी अपने फादर की वेल्थ जो थी वो इनहेरिट कर ली थी। एंड जब सर रोलैंड डी बॉयस की डेथ हुई थी तो उन्होंने बोला था ओलिवर को कि तुम ऑर्लैंडो का ध्यान रखोगे, उसकी पूरी प्रॉपर एजुकेशन दोगे एंड अपनी जो ब्रदरली ड्यूटीज़ है उसे निभाओगे। बट ओलिवर ने जो है वो ये ब्रदरली ड्यूटीज़ नहीं निभाई और अपनी सारी ड्यूटीज़ से वो जो है पीछे हट गया। एंड उसने ना ही प्रॉपरली एजुकेट किया ऑर्लैंडो को एंड उसके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया। Despite his noble birth, Orlando has had no opportunity to become a gentleman. अब नोबल बर्थ के बावजूद, मतलब इतनी अच्छी फैमिली में बर्थ हुआ था ऑर्लैंडो का, बट फिर भी उसके बावजूद उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिली। एंड ऑर्लैंडो हैड नो अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ जेंटलमैन, मतलब उसके भाई ने कोई ध्यान नहीं रखा उसका। एंड इन ऑर्डर क्या हुआ कि वो एक प्रॉपर जेंटलमैन नहीं बन पाया। ही हैज़ बीन गिवन द बेयर नेसेसिटीज़ ऑफ फूड एंड शेल्टर बट नथिंग बियॉन्ड दैट। तो उसको जो बेसिक नेसेसिटीज़ है फूड की और शेल्टर की वो तो दी गई, बट उसके अलावा कुछ नहीं मिला। एंड ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द एनिमल्स हिज ब्रदर ओन्स। और वो अपना कंपैरिजन जो है वो एनिमल्स के साथ कर रहा है जो उसका भाई रखता है। मतलब ओलिवर जो है उसने अपनी कोई ड्यूटी नहीं निभाई अपने ब्रदर के प्रति। एंड ऑर्लैंडो कह रहा है कि मुझसे अच्छे तो वो एनिमल्स हैं जो ओलिवर ने अपने घर में रख रखे हैं, क्योंकि वो उनका तो ध्यान रखता है कम से कम, तो मेरा तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि ऑर्लैंडो जो यंगेस्ट सन है वो कॉन्वर्सेशन में एंगेज्ड है विद एडम जो सर्वेंट था सर रोलैंड डी बॉयस का। एंड वो बता रहा है कि किस तरह से ओलिवर जो है उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा है और ओलिवर किस तरह से अपनी कोई भी ड्यूटी को नहीं निभा रहा है। एंड उसे जो बेसिक प्रिविलेजेस हैं, जो बेसिक उसकी नेसेसिटीज़ है, सिर्फ उसे ही पूरा करता है और बाकी उसे कोई भी चीज़ वो नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, ओलिवर देन अप्रोचेस एंड एडम कंसील हिमसेल्फ टू ऑब्जर्व हिज मास्टर सर्वेंट ऑर्लैंडो। अब सर रोलैंड डी बॉयस की डेथ के बाद जो एडम है वो सर्वेंट बन जाता है ओलिवर का। तो ओलिवर का वो जब सर्वेंट बनता है तो ओलिवर को जब ये बातें ऑर्लैंडो बताता है तो ओलिवर क्या करता है, अप्रोच करता है। एंड एडम जो है वो क्या कर रहा है कि कंसील कर लेता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो एडम और ऑर्लैंडो के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है, ये बातचीत जो है वो ओलिवर के ऑर्चर्ड में हो रही है जो कि ऑर्लैंडो बता रहा है एडम को। तो एडम क्या करता है, एडम छिप जाता है और देखता है कि किस तरह से उसका जो सर्वेंट है, उसका जो मास्टर है, मतलब ओलिवर किस तरह से अपने भाई के साथ ट्रीटमेंट करता है और ऑर्लैंडो के साथ कैसा ट्रीटमेंट वो करता है। ऑर्लैंडो इमीडिएटली लेज इनटू ओलिवर alleging that Oliver purposefully keeps him in idleness and poverty. अब ऑर्लैंडो जो है वो क्या एलेग कर रहा है, मतलब क्या एलेज कर रहा है, क्या दोष लगा रहा है ओलिवर पे कि वो पर्पसफुली, मतलब जानबूझकर जो है ऑर्लैंडो को वो एक पॉवर्टी की लाइफ जीने के लिए मजबूर कर रहा है और उसे कुछ भी नहीं सिखा रहा है जिसकी वजह से वो आइडल है और अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। Oliver demands that either Orlando help him
तो ओलिवर क्या कहता है, या तो ऑर्लैंडो मुझे हेल्प करे, become a gentleman, or give his paltry inheritance so he can make his own way in the world. तो ओलिवर क्या डिमांड कर रहा है, या तो ऑर्लैंडो हेल्प करे मुझे एक जेंटलमैन बनने के लिए, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ एक्चुअली आएगा ऑर्लैंडो डिमांड कर रहा है कि ओलिवर उसकी हेल्प करे एक जेंटलमैन बनने के लिए। यहाँ आप ऑर्लैंडो कर लो और यहाँ आप ओलिवर कर लो। ऑर्लैंडो डिमांड कर रहा है या तो उसका भाई हेल्प करे उसे जेंटलमैन बनने में, या फिर क्या करे कि उसको अपने हाल पे छोड़ दे और वो अपना जो रास्ता है इस वर्ल्ड में वो खुद बनाए, अपनी जो जगह है वो खुद बनाए। एंड ऑर्लैंडो एंड एडम आर डिसमिस्ड बाय ओलिवर, who then calls for his servant Dennis to fetch Charles, a wrestler who has called to see him on urgent basis. अब यहाँ जो कॉन्वर्सेशन और ऑर्लैंडो और एडम के बीच में वो फिनिश होती है, और क्या होता है कि एक सर्वेंट आता है डेनिस, वो चार्ल्स को लेके आता है। और चार्ल्स कौन है, एक फेमस रेसलर। चार्ल्स अपडेट्स ओलिवर ऑन व्हाट्स हैपनिंग एट द कोर्ट ऑफ द न्यू ड्यूक। तो चार्ल्स जो है बताता है ओलिवर को कि न्यू ड्यूक जो है, ड्यूक फ्रेडरिक आफ्टर ड्यूक सीनियर, जो ड्यूक फ्रेडरिक आया। ड्यूक सीनियर कौन है, ड्यूक सीनियर इस प्ले के अंदर ड्यूक फ्रेडरिक के भाई हैं, जिसको ड्यूक फ्रेडरिक ने किंगडम से निकाल दिया था। एंड जो ड्यूक सीनियर है अब वो कहाँ चले गए हैं, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। एंड ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम है रोजलैंड। तो ड्यूक फ्रेडरिक के किंगडम में जो भी हो रहा है ओलिवर ये चार्ल्स को बताता है। चार्ल्स ओलिवर को बताता है, सॉरी, A handful of his loyal lords have abandoned their riches and lands to follow him in a show of support. Still living at court is Rosalind, daughter of Duke Senior. अब जब ड्यूक सीनियर चले जाते हैं फॉरेस्ट में, ड्यूक फ्रेडरिक जब उन्हें बोलते हैं कि अपना पूरा किंगडम मुझे दे दो, तो ड्यूक सीनियर उन्हें खुशी खुशी पूरा किंगडम देकर जो है फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो जब ये फॉरेस्ट में जाते हैं, बहुत सारे लॉयल लॉर्ड्स जो होते हैं इनके ही किंगडम के इनके साथ जाते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं। एंड स्टिल अब कोर्ट में कौन रह रहा है, मतलब ड्यूक फ्रेडरिक ने जो है ड्यूक सीनियर को तो भेज दिया, तो ड्यूक फ्रेडरिक के पास अब कौन रहता है, रोजलिंड। मतलब जो ड्यूक सीनियर की बेटी है वो अभी भी किंगडम में ही रहती है, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक ने उसे जाने के लिए नहीं कहा था, बिकॉज वो ये चाहते थे उनकी जो बेटी है सीलिया, क्योंकि रोजलिंड और सीलिया दोनों कजन्स हैं और दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसलिए वो चाहते थे कि जो रोजलिंड है वो यही रहे और वो अपने फादर के साथ ना जाए। Charles then informs Oliver of a rumor he has heard that Orlando plans to wrestle against him anonymously the next day. तो चार्ल्स जो है इन्फॉर्म करता है ओलिवर को कि मैंने एक रूमर सुना है कि ऑर्लैंडो जो है वो मुझसे लड़ाई करने वाला है अगले दिन। एंड चार्ल्स जनरली ब्रेक द बोन्स ऑफ his opponents or worse, he has come to ask Oliver to try Orlando out of it. तो चार्ल्स कहते हैं कि तुम्हारा जो भाई है ऑर्लैंडो, जैसा मुझे पता चला है, बहुत यंग है और मेरा तो बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड रहा है दैट आई यूज्ड टू ब्रेक बोन्स ऑफ पीपल जो मुझसे लड़ाई करते हैं। तो अपने भाई को बोलो मुझसे दूर रहे और ये फाइट ना लड़े, एंड हमारे बीच का जो कॉन्टेस्ट है उससे वो विड्रॉ कर दे। Oliver instead paints Orlando as villain to Charles, but after hearing this, Oliver क्या करता है, Oliver खुश होता है और Oliver कहता है चार्ल्स को कि जो मेरा भाई है ऑर्लैंडो वो तो मेरे ही खिलाफ है, मतलब हम ब्लड ब्रदर्स तो हैं बट वो मेरे ही खिलाफ है, मेरी बात नहीं सुनता। इनफैक्ट अगर वो तुम्हें हरा नहीं पाया और तुम उसे कहीं बाहर मिलोगे वो तुम्हें ज़रूर मारेगा। तो वो जो है एक विलन की तरह शो करता है ऑर्लैंडो का कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ चार्ल्स। इनफैक्ट वो ये चाहता था कि इस लड़ाई में जो उसका भाई है ऑर्लैंडो वो मर जाए, इसलिए वो जो एक नेगेटिव पिक्चर है, एक जो नेगेटिव पोर्ट्रेट है वो दिमाग में डालता है चार्ल्स के कि अगर तुम उसे मार भी दोगे रेसलिंग मैच में तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो ये हो गई हमारी एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सीन 2। एक्ट 1 में जो सीन 2 में हुआ है, रोजलिंड इज डिप्रेस्ड। अब यहाँ हमने फर्स्ट एक्ट में क्या पढ़ा था कि जो ड्यूक थे उन्होंने किंगडम छोड़ दिया था ड्यूक सीनियर ने, और उनकी बेटी थी रोजलिंड पीछे रह गई थी। रोजलिंड जो है पीछे रही थी किंगडम में सीलिया के साथ। तो रोजलिंड को बहुत बुरा लगता है ओवर द बैनिशमेंट ऑफ हर फादर, मतलब जब उसके फादर चले जाते हैं फॉरेस्ट में तो उसे बहुत बुरा लगता है। सीलिया अटेम्प्ट्स टू चीयर हर अप, और उसकी जो कज़न है सीलिया वो उसे चीयर अप करती है। सीलिया प्रॉमिस करती है कि मैं एक अकेली बेटी हूँ अपने फादर की, और जैसे ही सारी जो प्रॉपर्टी है ड्यूक फ्रेडरिक मतलब जो मेरे फादर मेरे नाम कर देंगे तो आई प्रॉमिस उससे ज़्यादा मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। Touchstone, the court's fool, comes to fetch Celia to her father. अब एक
एक और कैरेक्टर है स्टोरी में, टचस्टोन। और टचस्टोन जो है उसे कोर्ट में क्यों रखा गया है? लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ गलत बोलने के लिए। तो इसको बोला जाता है स्टोरी के अंदर फूल, अ फूल पर्सन। And in doing so relates the tale of dishonorable knight who nonetheless swears by his honor. The courtier Li Bu then arrives and tells of good sport to be had in form of wrestling. अब जब सीलिया और रोजलिन के बीच में यहाँ कॉन्वर्सेशन चल रही होती है एक्ट 1 सीन 2 के अंदर, और जब वो बुरा फील कर रही होती है अपने फादर के चले जाने पे फॉरेस्ट में, तो जब इनके बीच में बातें हो रही थी, कोटियर आता है जो इस किंगडम का था जिसका नाम है ली ब्यू। तो ली ब्यू क्या करता है, इन्फॉर्म करता है सीरिया और रोजलिन कि एक रेसलिंग का मैच होने वाला है, और उस रेसलिंग के मैच में चार्ल्स जो एक बहुत अच्छा रेसलर है उसके अगेंस्ट कौन फाइट कर रहा है? ऑरलैंडो। और ऑरलैंडो बहुत यंग है। व्हेन ऑरलैंडो अराइव्स, तो ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुम उसे मना करो। जो ली ब्यू है वो बोलता है सीलिया और रोजलिन को कि तुम उसे मनाओ कि वो रेसलिंग मैच में पार्टिसिपेट ना करे। तो जब ऑरलैंडो के पास ये लेडीज यानी सीलिया और रोजलिन जाती हैं टू डिसुएड हिम फ्रॉम रेसलिंग, मतलब उसको बहलाने फुसलाने के लिए कि तुम रेसलिंग के मैच में पार्टिसिपेट मत करो, ही कैन नॉट बी परसुएडेड, मतलब उसे नहीं मना पाती। द रेसलिंग प्रोसीड्स एंड टू एवरीवन्स ग्रेट सरप्राइज ऑरलैंडो डिफीट्स चार्ल्स। अब रेसलिंग जो है मैच उसका शुरू हो जाता है, और एक बहुत अमेजिंग चीज़ होती है क्या कि रेसलिंग मैच में जो ऑरलैंडो है वो चार्ल्स को हरा देता है। एंड इनफैक्ट चार्ल्स वाज डिक्लेयर्ड एज सेमी डेड, मतलब चार्ल्स की इतनी बुरी हालत हो जाती है जब ऑरलैंडो से पटक के मारता है कि उसको सेमी डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक इज डिस्प्लीज्ड टू डिस्कवर दैट ऑरलैंडो इज द सन ऑफ एनिमी सर रॉलेंड डी बॉयस। अब ड्यूक फ्रेडरिक को जब पता चलता है कि ऑरलैंडो जो है वो बेटा है सर रॉलेंड डी बॉयस का, तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि सर रॉलेंड डी बॉयस ड्यूक फ्रेडरिक के दुश्मन रहे होते हैं। तो जब ये बात वो सुनते हैं, और सीलिया जब अपने फादर का बिहेवियर देखती है यहाँ पे कि कितना हेट करना शुरू कर दिया था उन्होंने ऑरलैंडो को, तो उसे बड़ा बुरा लगता है। While Rosalind exclaims that Sir Roland was a dear friend of her father, whereas Rosalind खुश होती है कि जो सर रॉलैंड थे वो मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। She presents Orlando with her own necklace as prize for winning the match. तो रोजलिन क्या करती है, अपने गले में जो उसने नेकलेस पहना हुआ था वो ऑरलैंडो को एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन गिफ्ट दे देती है। जब ये अप्रिसिएशन का टोकन ऑरलैंडो रिसीव करता है, तो ऑरलैंडो क्या बेसिकली यहाँ ऑब्जर्व कर रहा है कि मैच जीतने के बावजूद उसे अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, खुश नहीं हो रहा कोई, तो ऑरलैंडो को बहुत बुरा लगता है। ऑरलैंडो स्पीचलेस हो जाता है। और जब सीलिया और रोजलिंड वहाँ खड़े, इनफैक्ट रोजलिंड जब ऑफर करती है चेन, तो ऑरलैंडो थैंक यू भी नहीं बोल पाता है सीलिया को, रोजलिंड को सॉरी। He is unable to answer and the ladies depart, leaving Orlando to kick himself for his tongue-tied manner. तो यहाँ पर जो है सीलिया और रोजलिन चली जाती हैं अपने हाल पर छोड़ के ऑरलैंडो को, एंड ली ब्यू देन वॉर्न्स ऑरलैंडो टू लीव द एरिया टू अवॉइड ड्यूक फ्रेडरिक्स डिस्प्लेजर। और ली ब्यू जो कोटियर होता है ड्यूक फ्रेडरिक के किंगडम में, वो वॉर्न करता है ऑरलैंडो को कि तुम किंग का किंगडम ड्यूक फ्रेडरिक का जो किंगडम छोड़कर जो है यहाँ से चले जाओ, ये एरिया छोड़कर चले जाओ, बिकॉज जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। ऑरलैंडो इंक्वायर्स अबाउट द लेडीज, ली ब्यू रिवील्स दैट ड्यूक फ्रेडरिक इज इरिटेटेड विद रोजलिंड। अब ऑरलैंडो जो ये लेडीज़ है सीलिया और रोजलिंड, इनके बारे में पूछता है सबसे कि वो कहाँ गई, और जो ली ब्यू है वो ये रिवील करते हैं कि ड्यूक फ्रेडरिक बहुत इरिटेटेड है रोजलिंड से। क्यों? क्योंकि जो रोजलिंड है कैरेक्टर, ये बहुत स्मार्ट कैरेक्टर है, इसका जो फिजिकल और मेंटल जो एबिलिटीज़ है और जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत अपीलिंग था, और लोग बहुत प्रेज़ करते हैं रोजलिंड की। तो इसलिए ड्यूक फ्रेडरिक को गुस्सा आता है, और अगले जो सीन में हम देखेंगे कि ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया रोजलिंड को बोलते हैं कि तुम भी अपने फादर की तरह मेरे किंगडम से निकल जाओ। तो मूविंग टू एक्ट 1 सीन 3, और एक्ट 1 में आपके 3 ही सीन्स हैं, तो हमने 2 सीन्स डिस्कस कर लिए हैं, 3rd सीन हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके बाद आपकी एक्ट 1 कंप्लीट हो जाएगी। टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्ट 2। एक्ट 2 थोड़ी सी बड़ी है, तो एक्ट 2 हम कल डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सीन 3, एंड यहाँ पर सीन 3 में क्या होता है, रोजलिंड डिक्लेयर करती है कि वो लाइक करने लगी है, लव करने लगी है ऑरलैंडो को, और ये बात वो सीलिया को बताती है, बट दे आर इंटरप्टेड बाय ड्यूक फ्रेडरिक। और यहाँ पे ड्यूक फ्रेडरिक जब ये बातें कर रही होती है तो ड्यूक फ्रेडरिक बीच में इंटरप्ट करते हैं और रोजलिंड को कहते हैं कि तुम मेरे किंगडम से निकल जाओ और यहाँ से चली जाओ। तो रोजलिंड जो है वो ऑफेंड हो जाती है और वो पूछती है कि मेरी गलती क्या है।
रोजलिन ट्राइज टू रीजन विद हिम एंड सीलिया ऑल्सो इंटरसीड्स। तो रोजलिन जब बात कर रही होती है सीलिया के फादर ड्यूक फ्रेडरिक से, तो बीच में सीलिया भी इंटरफेयर करती है और ड्यूक फ्रेडरिक बोलते हैं कि उनकी जो डॉटर है वो एक फूल है। सीलिया देन सेज शी मे एज वेल बी बैनिश टू फॉर आई कांट लिव आउट ऑफ हर कंपनी। तो सीलिया यहाँ क्या बोलती है कि मैं रोजलिन के बिना नहीं रह सकती, तो अगर रोजलिन यहाँ से जाएगी तो मैं भी यहाँ से जाऊंगी। देन ड्यूक फ्रेडरिक एग्जिट्स लिविंग सीलिया एंड रोजलिन मोस्ट ग्रीव्ड इंडीड। तो ड्यूक फ्रेडरिक यहाँ एग्जिट कर जाते हैं सीन से एंड जो सीलिया और रोजलिन है उनके लिए एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन खड़ी हो गई थी। एंड विदाउट हेजिटेशन सीलिया क्या डिक्लेयर करती है रोजलिन को कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नो मैटर व्हाट। Celia suggests they seek out Rosalind's father, Duke Senior, in the forest of Arden. To undertake this dangerous journey, they decide. अब सीलिया क्या सजेस्ट करती है कि ठीक है, जहाँ तुम्हारे फादर हैं वहीं चल रहे हैं इन दी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, बट अपनी इस डेंजरस जर्नी में सीलिया डिसाइड करती है कि जो रोजलिंड है वो डिस्गाइज कर लेगी अपने आप को, मतलब अपना जो भेस है वो बदल लेगी और वो मैन का कैरेक्टर ले लेगी। और उस मैन का नाम क्या रखा था इसमें, गैनीमेड, GANYMEDE। देन वाइल सीलिया जो है वो एक पुअर वुमेन की ड्रेस पहन लेती है और अपना नाम रख लेती है अलीना। दे ऑल्सो डिसाइड टू टेक फूल टचस्टोन एज अ कम्फर्ट टू आवर ट्रैवल। तो अब ये जब फॉरेस्ट में जर्नी अपनी स्टार्ट करने जा रहे थे तो सीलिया क्या कहती है कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए टचस्टोन यानी जो किंगडम में एक फूल है उसको भी साथ ले चलते हैं ताकि हमारा टाइम पास हो जाए, हमें थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाए। एंड एज द डिपार्ट टू गैदर देयर ज्वेल्स एंड मनी इन प्रिपरेशन फॉर फ्लाइट। तो यहाँ पे वो लोग डिपार्ट कर जाते हैं, अपने ज्वेल्स और जो मनी है उसे इकट्ठा करते हैं ताकि वो लोग फॉरेस्ट में जो है इजीली जा सके। सो आई गेस एक्ट 1 के तीनों सीन्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप एक्ट 1 के सीन 1, 2 और 3 देखो, फिर उसके बाद जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं जो यहाँ मैंने डिस्कस किए हुए हैं उनको देखो, तब आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने में ईजी हो जाएगा। So I guess it's clear to you, and in case you have doubt, do comment down in the comment section below or you can ask me personally. Thank you so much for watching it, and tomorrow I'll be talking about Act 2. So till then you can revise these